नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सिंह आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं, जिसमें प्रस्तावना, संविधान के विदेशी स्रोत एवं मूल अधिकार, इन सभी पर हमारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको डीपी क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उनको देखने के बाद मेरा ये टेस्ट का वीडियो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज से हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमने पहले लिया है 50 क्वेश्चंस का सेट, और दोस्तों इसको आप एक एक करके पढ़ते जाएंगे, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आता जाएगा। हम ऐसे कंटिन्यूअसली आपको जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उन सभी का एक टेस्ट लेके आऊँगा, जिनको आप महज 10 से 15 मिनट में 2-2, 3-3 टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी परीक्षा में आपके लिए उपयोगी होगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के सेट। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो मैंने आपको पढ़ाया है प्रस्तावना के लेक्चर में, मैंने आपको बताया है कि उसमें सबसे पहले अगर आपको याद करना है शब्दों का क्रम, तो शब्दों के क्रम के लिए आपको क्या बताया था, प्रभुत्व संपन्न लोग। तो प्रभुत्व संपन्न लोग का मतलब, प्रभुत्व संपन्न का मतलब सबसे पहले क्या आएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो सार्वभौम सत्ता सबसे पहले आएगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। अब बाकी 3 बचते हैं। तो देखिए इसको आपको याद कैसे करना है, प्रभुत्व संपन्न, संपन्न में क्या था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो इसके बाद कौन सा आएगा, समाजवादी। तो देखिए समाजवादी इसमें दूसरा नहीं है, तो दूसरा भी आपका कैंसिल हो गया। अब इसके बाद अगर देखें तो जो अभी इसमें बचा है दूसरा और चौथा, तो संपन्न के बाद पंथ निरपेक्ष आता है। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष है और लोग यानी कि लोकतांत्रिक, गणतंत्र, तो ये आपका इसमें चौथा ऑप्शन सही होता है। तो इस तरीके से दोस्तों याद करेंगे, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आप उसको बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। आइए फटाफट दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, इसका मतलब कोई शब्द जोड़ा गया होगा। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था कौन सा, अखंडता। ठीक है, याद रहेगा। आइए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। अब संशोधन की बात आए संविधान में, उद्देशिका में, तो आप देखिए कौन कौन सा है। ऑप्शन है आपके 17वें, 24वें, 42वें, 44वें। तो आप जानते हैं कि संशोधन किस में किया गया था, 42वें में। अगर आपने उसको वीडियो को देखा है तो आपको ये फटाफट आप सारे आंसर्स अच्छे से कर लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। गणतंत्र का मतलब क्या हुआ, गणतंत्र का मतलब क्या हुआ। पहला ऑप्शन है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका मतलब वंशानुगत शासन नहीं है, क्योंकि यदि वंशानुगत शासन हो जाएगा तो वहाँ पर राजसत्ता आ जाएगी, वो गणतंत्र जो है लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। देखिए जब आप पढ़ेंगे स्वतंत्रता, आप उसके लेक्चर को देखें तो आपको मिलेगा कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता तो आपको मिलेगी। तो ये आपको तीनों पॉइंट इसमें ऊपर के ये तो मिल जाएंगे, लेकिन जब आप आर्थिक स्वतंत्रता पढ़ेंगे तो ये आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ये है आर्थिक न्याय। तो इसलिए यहाँ पर आपका आर्थिक स्वतंत्रता ये गलत हो जाता है। तो ये आपका जो सही आंसर हुआ वो हुआ चौथा, आर्थिक स्वतंत्रता। आइए अगला शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। तो ये स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है, यह है KM मुंशी का। 7 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो आप जानते हैं कई केसेस आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। तो आर्थिक न्याय का उपबंध अभी हमने पढ़ा ही, अभी हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा। तो आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है, तो उद्देशिका में, लेकिन ऑप्शन में आपको फंसाया गया है। क्या कहा गया है कि उद्देशिका और मूल अधिकार भी साथ में जोड़ा गया है। तो दोस्तों आप जानते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें आर्थिक न्याय नहीं, आपके अधिकारों की बात की गई है। अनुच्छेद 31 में आर्थिक न्याय, आर्थिक संपत्ति का न्याय अधिकार था, उसे हटा दिया गया है। तो अब मूल अधिकार में नहीं होगा, तो पहला आपका गलत हो गया, यानी कि पहला चौथा आपका गलत हो गया। अब बचता क्या है, राज्य के नीति निषेध तत्व, मूल अधिकार इसमें से भी हटा दीजिए। राज्य के नीति निषेध तत्व में आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A में, अनुच्छेद 39 के तहत में आपने बहुत सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपने पढ़े थे।
जिसमें आर्थिक न्याय के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आपका सही उत्तर है क्या? उद्देशिका और राज्य के निर्देशक तत्व। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है? तो आपको इसमें ढूंढना है असत्य। दोस्तों, जब भी आप एग्जाम में जाते हैं तो सत्य असत्य पे बहुत ध्यान दिया करिए, अदरवाइज आप पढ़ते हैं तो सत्य या असत्य आप सही तो उत्तर देते हैं लेकिन वो मार्क गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन है, भारतीय संविधान में दी गई प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय है। क्या प्रवर्तनीय है? जी नहीं। पहला ही आपको मिल जाता है, तो ये आपका स्टेटमेंट पहला ही इसमें आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि बाकी तीन आप देखें तो ये महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता है, शासन के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। इसके बाद इसमें देखें तो शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो आपका जो इसमें असत्य है वो क्या है कि जो प्रस्तावना है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किन शब्दों से? तो आप जानते हैं कि अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी है तो आप पढ़ेंगे कि उसमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग शब्दों से। तो दोस्तों, इस तरीके से भी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले मैं अपने दोस्तों को बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो डीपी क्लासेस की प्लेलिस्ट में जा करके वो पॉलिटी के लगभग 41 लेक्चर्स हैं, उन 41 लेक्चर्स में आप पूरी पॉलिटी देख सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक छूटा हुआ नज़र नहीं आएगा, आपके लगभग पूरी पॉलिटी को कवर किया गया है। जो 2-4 टॉपिक अभी छूटे हैं, आपको लगता है उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको अभी लेक्चर आपको अपलोड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन में दिया है आपका विदेशी स्रोत से संबंधित है। तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? तो उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? तो आप जानते हैं कि उद्देशिका का विचार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके लिए आपको कौन सा वीडियो देखना है? तो जो हमारा दूसरा वीडियो है तो संविधान के विदेशी स्रोत, तो जब आप उसको देखेंगे तो आप इसके आंसर बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपने यूएसए, आपने मैंने इसको बाकायदे आपके मैप पर बना कर पूरा आपको दिखाया है कि आप मैप के जरिए याद कर पाएंगे। तो न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। आइए देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें जो सही है उनको हमें टिक करना है। सही गलत मैंने आपसे कहा कि ये याद रखें, आपको सही गलत या फिर सत्य असत्य इन सब पे बहुत ध्यान देना है। तो सही पूछा गया है इसका मतलब 3 स्टेटमेंट गलत होंगे। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। तो आइए देखते हैं ये सही है या गलत, मुझे तो सही लग रहा है। आगे चलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को स्थान दिया गया था। मैं आपको संविधान, जो मेरा संवैधानिक इतिहास का लेक्चर है उसमें आपने पढ़ा हो तो मैंने सबको बताया है कि इसमें 1935 में अधिकार नहीं दिया गया। अगस्त प्रस्ताव ने मूल अधिकार शामिल किए थे, ये भी गलत है। क्रिप्स मिशन में मूल अधिकारों को स्थान दिया गया, ये भी गलत है। तो जो आपको सही लग रहा था वही सही है, पहला ऑप्शन सही है कि नेहरू रिपोर्ट ने इसका समर्थन किया गया था। आप जानते हैं 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग करी थी। तो जब हम मूल अधिकारों की अवधारणा वाला जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो देखिए, निम्नलिखित में से किस को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों के लिए आप सीधे किसके पास जा सकते हैं? तो आपको कहीं इधर उधर नहीं, आपको जाना है कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, जो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, ये दोनों ही रिट जारी करने का इनको अधिकार है मौलिक अधिकारों के संबंध में। तो आपका ऑप्शन सही होता है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं? तो मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, वाद योग्य नहीं हैं, लचीले हैं, कठोर हैं। तो आपको पता है कि ये वाद योग्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं किया सकते। आप जानते हैं आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं, वो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के साथ एक परामर्श दे सकते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति कभी भी अपनी इच्छा पर निलंबित नहीं कर सकते, जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से लिखेगा, आपातकाल लगाएगा तभी निलंबित होते हैं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो आपातकाल में आप जानते हैं कि अनुच्छेद जब 352 के तहत लगेगा तो 19 जो है उसमें मैंने आपको बताया है कि किस किस स्थिति में कब कब कौन कौन सा निलंबित होता है। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। आइए अगला चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार किसके तहत हैं? तो बहुत ईजी है, चलिए इसका आंसर आप बताइए, मैं टिक कर देता हूँ 12 से 35। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण है? विधायक लिख उठाइए, विधायन है, सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो ये है अनुच्छेद 14। दोस्तों ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है एक्चुअली, जिनमें कोई क्लूज होते हैं, कोई छूट होती है कि इन पर इनके माध्यम से छूट दी जाएगी। तो 15, 16, 17 में आप देखें तो 15 में क्या है, धर्म, वंश, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है, लेकिन इसमें कई कैटेगरीज में छूट दी गई है। अब 16 में क्या दिया गया है, तो अवसर की समता दी गई है। इसमें भी आप देखेंगे तो 16, 3, 4, 5 में भी कई वर्गों को छूट दी गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, तो अनुच्छेद 17 के तहत जो अस्पृश्यता छुआछूत के अंत पर लगाया गया है, इन पर भी अलग अलग बातों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष सबका, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे। तो आपको इस तरीके से अगर सारे अनुच्छेद याद होंगे तो आप बहुत अच्छे से इसे याद कर पाएंगे। आइए आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, को अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो आप देखेंगे तो अनुच्छेद 15(5) में इसका उल्लेख किया गया है। ये पीसीएस का मेंस का क्वेश्चन है। आप इसको जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस कहाँ पे कितने डेप्थ से पूछे जाते हैं। हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, वो सभी आपके आयोग के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िए। आइए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों, माफ कीजिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो देखिए इसमें अनुच्छेद 13 जो है वो प्राथमिकता प्रदान करता है, क्योंकि जो 13 है वो मूल अधिकारों से संबंधित मूल अधिकारों को रोकने वाली शक्ति जो है वो शून्य होगी। अतः इसमें अनुच्छेद 13 जो है वो रोक लगाता है, यानी कि जो मूल अधिकार हैं उनको प्राथमिकता प्रदान करता है कानूनों के ऊपर। तो अनुच्छेद 13 आप मूल अधिकारों की अवधारणा पर जो चैप्टर है पहला, आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन हेतु सक्षम किया है? अब देखिए क्वेश्चन ये सभी पीसीएस लेवल के हैं, आईएएस लेवल के हैं, तो देखिए इनको समझने के लिए आपको समझना होगा, पॉलिटी के लेक्चर्स को समझना होगा। क्वेश्चन पर जाइए, ध्यान से दीजिए, जल्दबाजी मत करिए, पेशेंस के साथ पढ़िए। भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। तो अब आप सोचिए कि आपको समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता है? तो आप जानते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन आपको नीतिशक तत्वों में भी देखने को मिलता है। और यदि देखें तो जो इसमें दिए जाते हैं संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, तो समाजवादी शब्द की अवधारणा जो है वो जोड़ती है इन सब बातों से, लेकिन इनके साथ क्या कहीं और इसका प्रावधान है? तो इसका और प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 14 के साथ भी, अनुच्छेद 16 के साथ भी, क्योंकि 14 में देखें तो विधि के समक्ष समता है और अनुच्छेद 16 में अवसर की समता है। तो इन सभी में देखें तो समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। समाजवादी में खुद समाज के सभी वर्गों को समान माना गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त सभी को मिलाकर पढ़ना। तो दोस्तों इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट नहीं होते, इनको समझिए तब उसके बाद इनका उत्तर दीजिए। 22 छोटे से क्वेश्चन है, मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए? चलिए बताइए आप, इसका आंसर मैं आप पे छोड़ देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आइए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें है कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता। तो देखिए 3 प्रकार की समानताएं आपकी सम्मिलित हैं। जो आर्थिक समानता है वो नहीं है, तो ये आपका गलत है, यानी कि यही आपका आंसर हुआ आर्थिक समानता। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 23 वो बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है और अनुच्छेद 24 जो है वो बालकों के शोषण से संबंधित है। तो आपको सारे अनुच्छेद भी याद होंगे, तभी आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। आइए देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यहाँ सारे अनुच्छेदों को देख लें। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता
आती है। इसका आपका आंसर होगा अनुच्छेद 19। क्या होगा? अनुच्छेद 19, क्योंकि 20 में दो से अधिक के संबंध में संरक्षण है, 21 जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और अगर 22 में देखें तो निवारक निरोध से संरक्षण है। तो आपको ये अनुच्छेद भी याद होने चाहिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें सही युग्म आपको सुमेलित करना है। कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, किस अनुच्छेद में क्या है ये अगर आपको याद होगा तो आप बताइए। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या है? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 32 इसके तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, ये भी सही है। अनुच्छेद 31 जो है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। तो आप देखेंगे कि ये जो इसमें दिया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये दिया है 30 में, तो ये आपका गलत हो गया, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो वो कौन सा है? डी ऑप्शन आपका सही होता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो 32 किसके साथ है? तो उपचारों का अधिकार है, मूल अधिकारों के लिए है, तो कौन सा होगा? मौलिक अधिकार। आइए अगला चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो अब इसमें स्टेटमेंट आपको सारे पते होंगे। मैंने आपसे कहा सही नहीं है कि सही है, इस पर ध्यान देना है। तो पूछा गया है सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, ये बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, 100% सही है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी। आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1952 को पंचायती राज की शुरुआत की गई थी राजस्थान के नागौर जिले से, और 1957 में बी.आर. मेहता समिति की रिपोर्ट जो है वो उसके पंचायती राज की संस्तुति की गई थी, तो ये भी सही है। फिर संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, ये यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति नहीं है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो आपका आंसर हो गया चौथा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आपका 29 क्वेश्चन क्या कहता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपने तुरंत दे दिया होगा आंसर कि आपका आंसर होता है यहाँ पर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बाकी क्या होता है? तो परमादेश के बारे में मैंने आपको बताया है कि जब किसी कार्यकारी अधिकारी को किसी कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है कि हम आदेश देते हैं आप ये काम करिए, और अधिकार परीक्षा होता है, वो किसी सरकारी कर्मचारी से पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार के तहत ये कार्य किया है। प्रतिषेध अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है कि ये न्यायिक एक तरीके का रिट है कि अब आप उसकी सुनवाई रोक दें अपने न्यायालय में, तो उसको अपने पास मंगा सकता है या रोक सकता है। तो इसके बारे में आप डिटेल में उसमें पढ़ेंगे। आइए 30th क्वेश्चन देखते हैं। 30th क्वेश्चन में क्या है? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इसका आंसर आप बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, अभी आप पढ़ रहे हैं तो केशवानंद भारती वाद, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लेक्चर को ज्वाइन करें। फिर जो हमारे फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं, आप देखिए ये पॉलिटी के ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेरे जो टेस्ट वाले सीरीज़ आएंगे वो हिस्ट्री में भी आएंगे, ज्योग्राफी में भी आएंगे। जितने वीडियोस मैंने पढ़ाए हैं वो सारे इसमें सीरीज़ आएंगे, और आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। 80 to 90 लेक्चर्स हैं, उनको आप इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला 31। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल में भी कौन समाप्त नहीं हो सकता? तो इनके लिए देखते हैं कि कौन सा है। देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता किसके तहत है? अनुच्छेद 19 के तहत। तो अनुच्छेद 19, चलिए अभी इसको देखते हैं। फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार किसके तहत है ये? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत है। उपजीविका स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत है। तो आप देखिए कि अनुच्छेद 19 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल में सस्पेंड होता है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 है, उसे किसी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। तो मैंने आपको इसमें बताया है कि उसमें 3 आधारों पर लगाया जाता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें पहला और तीसरा और चौथा ये अनुच्छेद 19 के हैं। इनको जब आप सब क्लास पढ़ेंगे मेरे लेक्चर में तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा, और ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। आप उसको देखिएगा ज़रूर। जो इसमें 21 है, अनुच्छेद 21, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो आपका आंसर हुआ यहाँ पर बी। तो दोस्तों बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा है, तो विधि के समक्ष समानता, शोषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, भारत के खिलाफ वो सब कुछ नहीं बोल सकता, तो ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आइए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अब आप बताइए अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। मैं इसको आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो अभी इसका आंसर देंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए और छोड़ा है, इसको भी आपके लिए छोड़ता हूँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर नहीं आता है तो आप फिर से पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान मान्यता देता है, किस चीज़ की मान्यता देगा। तो देखिए इसमें आपके ऑप्शन है धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक निजातीय अल्पसंख्यक। तो दो तरीके के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को ये मान्यता देता है, तो इसका आंसर होगा सी। आइए देखते हैं 35, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं। अब आप देखिए कि जब किसी के दायित्व निर्वहन हेतु करेगा तो वो क्या होगा कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप इसके लिए अपना कार्य करें। तो कौन सा होगा इसमें, बी ऑप्शन, परमादेश। जब किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी किया जाता है कि आपका ये दायित्व है, हम आपको आदेश देते हैं कि आप ये करें, तो ये किस में होगा, परमादेश में। आइए देखते हैं 36, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो देखते हैं, दोनों आप जानते हैं कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के जो हैं से संबंधित रिट जारी करने का अधिकार वो दोनों का है। तो आप बिल्कुल याद रखें, यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी। अगला देखते हैं, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। अब बताइए जो 5 रिटें जारी की जाती है उसमें जो उत्प्रेषण है वो किसके लिए जारी की जाती है। तो उत्प्रेषण के लिए मैंने आपको बताया था कि उत्प्रेषण जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ही जारी किया जाता है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों। तो इसमें क्या होता है कि उत्प्रेषण में जिन मामलों की सुनवाई हो चुकी है उनके पुनर्विलोकन के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने केस को मंगा सकता है। तो किसको जारी करेगा, वो अधीनस्थ न्यायालय को। तो अभी इसमें आपको कौन कौन से अधीनस्थ न्यायालय, पहला दूसरा। अब इसमें क्या है कि पहला क्या कहता है, एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। तो ये करने का काम उत्प्रेषण में ही होता है, क्योंकि रोकने का अगर होगा तो वो प्रतिषेध होगा, तो ये वाला प्रतिषेध होगा। तो उत्प्रेषण के लिए आपका ऑप्शन होगा ए। तो दोस्तों जब तक आप पूरा पढ़ेंगे नहीं, आपका आजकल के एग्जाम आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं अगला, संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है कि आप बता सकते हैं। मुझे लगता है बहुत आसानी से आप इसका आंसर देंगे, तो आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखें। आइए चलते हैं आगे, इसमें आगे देखते हैं। अगर आपको इन सारे वीडियोस को ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो इन जो वीडियोस हैं हमारे तीनों, इनके जो लिंक है मैं उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर मैं अभी नहीं बता रहा, आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला चलते हैं, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो आप बताइए, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, सीधे सीधे छोटी सी बात पूछ लेता, लेकिन उसने पूरा स्टेटमेंट देके पूछा है, तो ये अनुच्छेद 20 के तहत आएगा, क्योंकि 19 में स्वतंत्रता है, 21 में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता है, और 25 जो है वो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। आइए देखते हैं शोषण से संबंधित, माफ कीजिएगा 25, जब भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 32 को। इसके बाद आइए देखते हैं, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है, तो ये विदेशी स्रोत से संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो राज्य के निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है आपके आयरलैंड से। ये तो बहुत इजी है आपके लिए, अब इसको बता ही देंगे। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो ये लिया गया है आयरिश गणतंत्र से। अगला ये देखते हैं, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य, आपको मैंने आपसे कहा था कि सत्य सत्य पे ध्यान रखें, सत्य पूछा गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार में संघीय प्रणाली है, बिल्कुल सही बात है, तो पहले ही मिल गया। आइए 3 और चेक कर लेते हैं।
भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। देखिए उसका रूप है, एकात्मक कब होता है, जब आपातकाल लगता है, लेकिन उसको एकात्मक कहा नहीं जा सकता, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। फ्रांस सरकार में संघीय प्रणाली है, ये भी गलत है। पाकिस्तान प्रधान की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है, तो ये भी गलत है। चुनाव होता है, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं, तो पहला कौन सा इसका आंसर हो गया, ए। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो आप विदेशी स्रोत में देखें, मैंने आपको बताया है कि ये होगा फ्रांस के संविधान के तहत। और उसके बाद अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी सुनते ही आपातकाल का नाम याद आ जाना चाहिए। अगला चलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या बातें ली गई हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो संघीय शासन व्यवस्था भी ली गई है, मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी और न्यायिक पुनर्विलोकन भी। तो ये इसका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। फिर द डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन्स की घोषणा फ्रांस में कब की गई? तो आप जानते हैं इसकी घोषणा 1789 में की गई। इसको आप अवधारणा वाले लेक्चर में पढ़ें। 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकार की मांग किया? तो आप जानते हैं कि ये मांग किसने की थी, एनी बेसेंट ने। तो दोस्तों ये रहा हमारा जो 50 क्वेश्चंस का सेट है। मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं ताकि वो उनको सब्सक्राइब कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ। गुड बाय।